नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि आपको हमेशा की तरह पता है कि स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ चल रहा है और उसमें आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर एक वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आपकी आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम क्या होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी वो जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से क्या हो, कवर हो और आपका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा कहता हूं आपसे कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है ना, किसी भी तरीके की कोई हमें उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ था। बात हो रही है किसकी भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर आएगा उड़ीसा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूँ तो ये सबसे पहले शुरू हुए थे भाई 2020 में हुए थे। ठीक है, पहला जो इसका हुआ था वो उड़ीसा के कहाँ हुआ था भाई, भुवनेश्वर में हुआ था। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कब शुरू हुए थे, तो स्कूल गेम्स जो हुए थे वो कब हुए थे, 2018 में। इसका नाम बदल दिया था 2019 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत क्या हुई थी, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। अभी मैं करंट अफेयर्स की बात करूं कि बताइए 2024 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी आएगी आपकी, पंजाब विश्वविद्यालय। किसने जीता है, पंजाब विश्वविद्यालय ने जीता। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहां पर सबसे पहले हुए थे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्यूजी क्या होते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। वो उस देश में प्रताड़ित होते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो ऐसे लोगों की प्रताड़ना को विश्व के सामने लाने के लिए कि भाई दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश में भी ठीक से नहीं रह पा रहे और दूसरे देश में क्या लेने को, शरण लेने को मजबूर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विश्व शरणार्थी दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, 20 जून को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो हर साल कब मनता है, 20 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका नागरहोल, बांदीपुर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। मतलब इसका मतलब यह है कि भाई कौन सा है, लाल एंगस, ठीक है, एशियाई भैंस, नीलगाय या गौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गौर हो जाएगा। गौर मतलब भाई इसको एक नाम और बोला जाता है बाइसन। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि बाइसन को या गौर को संकटमय पक्षी कब डिक्लेयर किया गया, तो संकटमय पक्षी जो है इसको IUCN ने किया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का। और ये जो है ये संकटमय प्रजातियों के लिए एक रेड लिस्ट जारी करती है कि भाई पूरे विश्व में इतने पक्षी हैं जो संकटमय हैं, जो जिनकी प्रजाति कभी भी खत्म हो सकती है। ऐसे पक्षी हैं जो सरवाइव कर रहे हैं पूरे विश्व में किसी भी तरीके से। तो इसकी जो IUCN है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा आप, 1948 में। ठीक है, तो इसने जो बाइसन को, गौर को, जो संकटमय प्रजाति की लिस्ट में, लाल सूची में, ठीक है, रेड सूची में जब इसको शामिल किया तो वो कब किया था, 1986 में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, गौर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो इसका मैं बात करूं अगर WBC का, तो WBC का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन। कितना होता है भाई, 13 से 20 दिन होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ये क्या काम करती है भाई आपकी, ये आपके बॉडी का कवच है, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव करती है। आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि भाई तुरंत ब्लड पूरा ना निकले, तो ये उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इसको, इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, इसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है आपका कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 13 से कितना होता है इसका, 13 से 20 दिन होता है। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना
रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। निर्धारित आयु के नागरिकों में से किस श्रेणी के मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं? दिवालिया, कुछ अपराध या भ्रष्टाचारों के लिए दोषी, अनिवासी नागरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ। तो ये हो सकते हैं, ये कौन है भाई? अनिवासी नागरिक। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंस इंडियन, एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति एनआरआई, ये चलिए ये किससे संबंधित है इसको देख लेते हैं। तो एनआरआई जो है वो किससे है? संविधान के कौन से चैप्टर से है भाई? नागरिकता से है। और नागरिकता संविधान के किस आर्टिकल से शुरू हो रही है भाई? ये शुरू होती है आपकी नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 11। और ये किस भाग में है? ये है आपके भाग 2 में। और हमारे देश में कैसी नागरिकता है? नागरिकताएं दो तरीके की होती हैं, एक एकल होती है और एक क्या होती है? दोहरी होती है। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है भाई? एकल नागरिकता। तो उसमें एक है कि एनआरआई, अनिवासी भारतीय, ऐसे व्यक्ति जो हैं तो भारत के लेकिन अपने काम के चक्कर में, ठीक है, या बोल सकते हैं हम बिजनेस करने के लिए या किसी भी तरीके से विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनिवासी भारतीय। तो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं कौन से व्यक्ति भाई? अनिवासी नागरिक। ठीक है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या कथकली? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या आपका? भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे रिलेटेड है भाई? भरतनाट्यम से। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में निर्वाचित होकर राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला, ठीक है, राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी भाई? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। और ये जो नृत्यांगना थी, इनका जो संबंध है वो किससे है भाई? भरतनाट्यम से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा अगला क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी एक सही अनुक्रमणिका है? ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब क्या होता है भाई? इसका प्रियम्बल। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस पर आधारित है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? उद्देश्य प्रस्ताव पर। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो वी.एन. राव ने तैयार किया था। किसने किया था भाई? वी.एन. राव ने। और ये वी.एन. राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। तो वी.एन. राव ने प्रस्तावना का क्या तैयार किया था भाई? प्रस्तावना का क्या तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये जो है हमारा प्रस्तावना का सही क्रम है। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो किसने किया था? हमारे जो संवैधानिक सलाहकार है, इनका नाम क्या है? वी.एन. राव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। और ध्यान रखिएगा 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। इसको कौन सा दर्जा दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय। अब ये भाई डीम्ड विश्वविद्यालय क्या? डीम्ड विश्वविद्यालय मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की जो सूची है उनको क्या बोला गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय बोला गया है। तो 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है भाई? करनाल में। इस चीज को हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुए थे? बात कौन से देश की हो रही भाई? 2018 की बात हो रही। तो एशियाई खेल जो 2018 के हैं वो हुए थे जापान के जकार्ता में। कहाँ हुए थे भाई? जापान के जकार्ता में। एक चीज ये हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं बताइए कि पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो पहले एशियाई खेल जो थे वो हुए थे बेटा 1951 में। कब हुए थे? 1951 में। कहाँ हुए थे भाई? तो ये हुए थे दिल्ली में। कहाँ हुए थे? पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे भाई? 1951 में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन बात क्या हो रही है? 2018 की हो रही है। तो 2018 के कहाँ हुए थे? जापान के जकार्ता में। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रूबीना फ्रांसिस इस समय बहुत लाइट में है, ठीक है, काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। तो रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, सॉफ्टबॉल, तीरंदाजी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रूबीना फ्रांसिस जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के जबलपुर की। ये एक पैरा एथलेटिक्स है, मतलब पैरा ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग हैं खिलाड़ी हमारे, ठीक है, उनका भी ओलंपिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा ओलंपिक। तो ये पैरा एथलेटिक्स है। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये है तीरंदाजी से। किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से। और ये मध्य प्रदेश के कहाँ की रहने वाली है? जबलपुर की। इन्होंने 2024 का, ठीक है, 2024 में कहाँ पैरा ओलंपिक हुआ था भाई? पेरिस का, ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था भाई? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, रूबीना फ्रांसिस, इनका संबंध किससे है? आर्चरी से, है ना, किससे? तीरंदाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हमेशा हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? देखिए जो भारत की संगीत एकेडमी है, ठीक है, उसने 8 नृत्य शैलियां बोली हैं, ठीक है, 8 नृत्य शैली में से एक नृत्य शैली क्या है भाई? मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसमें कौन इसका प्रतिपादक नहीं है, प्रतिपादकों में नहीं है? तो ये जो है इसका नाम, इनका नाम आएगा प्रतीक्षा काशी, ठीक है। प्रतीक्षा काशी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। बाकी ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, समिता राजन, जया प्रभा है ये, है ना, जया प्रभा मेनन और राधा दत्ता, ये सभी जो रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? आपके मोहिनीअट्टम से। और मोहिनीअट्टम कहाँ का फेमस नृत्य है भाई? केरल का। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। और प्रतीक्षा काशी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रतीक्षा काशी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य से। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश ने लागू किया? अब बात को समझिए, क्या बोल रहा है वो आपसे, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। अब ये कानून है क्या? देखिए ये कानून ऐसा कानून है, आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल में, उनकी जीवन शैली में काम ही सब कुछ हो गया है ना, वर्क ही उनका सब कुछ हो गया है, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली लाइफ को व्यक्ति नहीं जी पा रहा है। ऑफिस का टाइम सेट है 8 घंटे 12 घंटे, लेकिन उसके बाद भी ऑफिस टाइम के अलावा भी इंसान काय में लगा हुआ है, अलग ऑफिस के वो काम में लगा हुआ है। तो ये जो कानून है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये वही उस चीज़ को ही परिभाषित करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग आवर्स के बाद, कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग आवर्स के बाद किसी भी तरीके के ऑफिस के काम में नहीं लगा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का कोई भी कर्मचारी अपने वर्किंग आवर्स के बाद, जरूरी नहीं कि अपने बॉस का फ़ोन उठाए या किसी भी तरीके की ऐसे बात करे, ऐसा कम्युनिकेशन करे जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट कानून 2024 में किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। बाकी और भी कई सारे देशों में है, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए 2024 में किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, संघवाद या समाजवाद, समाजवादी। तो देखिए भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का कहीं भी यूज नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द है, गणतंत्र शब्द है, समाजवादी शब्द है, और कुछ शब्द जो हैं इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। और ध्यान रखिएगा 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लघु संविधान भी। तो संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसका है, गणतंत्र का भी है, समाजवादी का भी है, लेकिन संघवाद का जो है वो कहीं भी हमारे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, है ना, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी बेटा, वो हुई थी 30 जनवरी 1949 को, ठीक है। और हर साल हम 30 जनवरी को एक दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, और वो दिन कौन सा है भाई? हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस होता है वो? शहीद दिवस। कौन सा दिवस होता है? शहीद दिवस, ठीक है। बिरला हाउस में, ठीक है, बिरला हाउस के पास, बिरला हाउस के पास, बिरला हाउस के पास, ठीक है, गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी, और वो दिन था 30 जनवरी 1949 का। चलिए, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देखिए, कई क्रांतिकारी थे हमारे देश में, उनको अलग अलग उपाधि दी जाती थी। जैसे वल्लभ भाई पटेल के पास सरदार की उपाधि थी, तो ऐसे कई हमारे क्रांतिकारी थे। उसमें से देशबंधु की उपाधि जो थी वो थी चित्तरंजन दास को, ठीक है। ये हमारे देश के क्रांतिकारी थे। इनका एक नाम CR दास भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, ठीक है। ये संगीत एक तरीके का एक 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 बोल सकते हैं एक तरीके की शैली है ना, कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक भले मेन शैली में नहीं आता, लेकिन हम बोल सकते हैं। तो कर्नाटक संगीत जो है, इसके जो पिता हैं, है ना, द फाउंडर जो है, वो कहा जाता है पुरंदर दास को। किसको कहा जाता है भाई? पुरंदर दास। या इनका एक नाम और है श्री निवास नायक, है ना, श्री निवास नायक। ये नाम आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। श्री निवास नायक कर्नाटक संगीत के फादर कहा जाता है। लेकिन अब ऑप्शन में से हमें बताना है कि किसका संबंध कर्नाटक संगीत से नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा किशोरी आमोनकर। किशोरी आमोनकर का जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे जयश्री का है, MS सुब्बुलक्ष्मी का है, प्रिया सिस्टर्स का है, इन सब का कर्नाटक संगीत से। और कर्नाटक संगीत जो है, कर्नाटक संगीत जो है वो काफ़ी लोकप्रिय संगीत है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? देखिए, ओलंपिक के लिए भारत के प्रथम ध्वजवाहक जो थी वो थी पूर्मा बनर्जी, ठीक है। 1920 में एक ओलंपिक हुआ था जिसका नाम था बेल्जियम ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक बेटा? बेल्जियम ओलंपिक। तो बेल्जियम आपने देखा होगा ओलंपिक में, जब सब देशों की वो ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में घूमते हैं, तो हर देश का झंडा लेके एक कोई लीड करता है पूरी ओलंपिक टीम को। तो 1920 का जो बेल्जियम ओलंपिक था, तो उसमें जो ध्वजवाहक थी वो कौन थी? पूर्मा बनर्जी। ये क्या है? एक एथलेटिक्स है, ठीक है। ये मतलब दौड़ती हैं, 400 मीटर इन्होंने उस समय रेस में भाग लिया था। तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक जो थी वो कौन हो गई भाई? आपकी पूर्मा बनर्जी। और 1920 में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक का नाम क्या था भाई? आपका बेल्जियम ओलंपिक। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए इसे भी। ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? ठीक है, ई कृष्णा अय्यर। तो ई कृष्णा अय्यर जो है वो आपके नृत्य आएगा भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, ई कृष्णा अय्यर जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ये सब PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें 99% जो है क्वेश्चन वो PYQ है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे ग्रुप डी या प्रीवियस NTPC रहा हो, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब आर्चरी में कौन सा भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो आर्चरी में जो है वो ध्यान रखिएगा दीपिका कुमारी जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कोई खास मतलब योगदान नहीं दे पाई थी, लेकिन ये जो भारत में प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत का किस में करती हैं? आर्चरी में। सौम्यजीत घोष की बात करूं तो ये करते हैं किस में भाई? टेबल टेनिस में। सौम्यजीत घोष किस में करते हैं? टेबल टेनिस में हो गया। नीरज चोपड़ा मालूम है जैवलिंग थ्रो, ठीक है, किस में करते हैं भाई? जैवलिंग थ्रो में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला नाम क्या आ रहा है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भी किस में करती हैं भाई? टेबल टेनिस में। मनिका बत्रा भी किस में करती है? टेबल टेनिस में करती है, ठीक है। तो कौन सी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो कौन करते हैं? दीपिका कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, किस राज्य में लागू है?
अब इसको पहले समझते हैं। देखिए हमारे संविधान में एक चैप्टर है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये जो है ये हमारे संविधान में शुरू हो रहा है आर्टिकल नंबर 36 से कहाँ तक है भाई, 51 तक। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक है। और ये किस में है आपके भाग 4 में, किस में है आपके संविधान के भाग 4 में। इसमें एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल नंबर 44। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 44, जो देश में ट्रिपल सी, ठीक है, सिविल कोड फॉर सिटीजन या समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देता है कि क्या है, ट्रिपल सी लागू करना है। लेकिन ये पूरे भारत में लागू नहीं है, ये भारत में कहाँ पर लागू है भाई, गोवा में लागू है, ठीक है। अब ये ट्रिपल सी क्या होता है भाई, ट्रिपल सी ये होता है कि किसी भी ये जब लागू हो जाएगा, आप उसको ऐसा समझें, ये जब लागू हो जाएगा तो जितने भी धर्मों के अपने अपने एक्ट बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से एक समान नागरिक संहिता जो है ना, एक समान नागरिक, सभी इक्वल हो जाएंगे और सभी लोग क्या रहेंगे, इस समान नागरिक संहिता का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 44 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा की पहचान करना है। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो गई, तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। लगभग 52 करोड़ लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी का। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा 2011 के हिसाब से क्या है भाई, बंगाली। लगभग 9 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरे नंबर पर कौन सी है, मराठी, जो लगभग 8 करोड़ लोग बोलते हैं। तो भारत की तीसरे नंबर की बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है भाई, आपकी मराठी। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। हिंदी पहले नंबर पर आएगी और बंगाली कौन से नंबर पर आएगी, दूसरे नंबर पर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, उसके बाद इसका हमको आंसर करना है। चलिए 2001 की जनगणना, 2011 की नहीं पूछ रहा है, यहां पर ध्यान रखना है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, मतलब सेक्स रेशियो जो होता है वो होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो 2001 के हिसाब से 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 933। लेकिन मैं बात करूं 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943। कितनी महिलाएं, 943। 2001 में कितनी थी भाई, 2001 में कितनी महिलाएं थी, 933। लेकिन अभी मैं वर्तमान की बात करूं, मतलब 2011 की जनगणना की ही बात करूं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो कहाँ पर था, केरल में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था, केरल में। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। और सबसे कम बात करूँ तो सबसे कम जो था वो कहाँ था, हरियाणा में। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 है ना, 879 महिलाएं थी। मतलब सबसे कम कहाँ पर है भाई, हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा आपका, केरल में। तो वो पूछ रहा है आपसे 2001 की जनगणना। तो 2001 की जनगणना में आपका जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है। बहुत सारे शहनाई वादक हैं भारत में, लेकिन बात हो रही है किसकी, महिला शहनाई वादक की। तो महिला शहनाई वादक जो है उनका नाम क्या है, बागेश्वरी कमर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है, तो वो कौन है, आपकी बागेश्वरी कमर। ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र किसने लिखा है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता का नाम ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचयिता कौन आएंगे बेटा, विष्णु शर्मा आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965, 22 नवंबर 1965 को, ठीक। ध्यान रखिएगा 22 नवंबर 1965 को किसकी स्थापना हुई थी, आपकी यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं। आर्चरी देखिए है ना,
वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है, ओलंपिक में भी होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी होता है ना। जो तीरंदाजी बिल्कुल तीर लगाया जाता है और उसमें बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, अलग अलग रंग से सर्कल्स होते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस होता है लगभग 90 मीटर का। 90 मीटर से क्या होता है भाई, वो आर्चर जो होता है, ठीक है, तीरंदाज जो होता है, वो अपना क्या करता है, धनुष छोड़ता है। तो उसमें जो व्रत होते हैं, जो वो सामने जो लक्ष्य होता है उसमें कितने व्रत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो व्रत होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए कैबिनेट मंत्रालय की बात हो रही है ना। कैबिनेट मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार सेन, केसी नियोगी या सीडी देशमुख? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये जो थे, इन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से सबसे पहले क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। तो कैबिनेट मंत्री होते हुए, पद पर होते हुए इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला देखिए, थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ध्यान रखिएगा कि जो थुलल नृत्य है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है बेटा, वो हुई है केरल से। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहां से हुई है? केरल से। चलिए अगला क्वेश्चन, लुई नगाइनी एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लुई नगाइनी एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका किस राज्य से बेटा? मणिपुर से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज हमने काफी क्वेश्चन, और है क्या क्वेश्चन, चलिए ये तो रिपीट हो गया था। आज हमने कई सारे क्वेश्चंस को देखा, कुछ क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट में देखा, और आपको डेली क्लास अवेलेबल रहेगी जिससे आप और भी अपने स्टैटिक जीके को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।